नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है राजीव रंजन? क्या जो अभी सवालों को फ्लैग कर रही हैं, जो कंसर्न्स रेज कर रही हैं सुप्रिया, वो नाजायज हैं, गैर वाजिब हैं? सरकार को क्या जवाब नहीं देना चाहिए? सरकार चुप्पी क्यों साधे बैठी है 2 तारीख से, जब से ये टैरिफ इंपोज करने की उनकी घोषणा की गई, वो ऐलान किया गया? देखिए, सबसे पहले डिप्लोमेसी में कोई त्वरित प्रतिक्रिया किसी देश की आती है, उस श्रेणी के देशों की भी आपने चर्चा की। कुछ प्रयास पर्दे के पीछे से चलते रहते हैं और उनकी कोशिशें होती है कि उसको किस तरीके से अपने पक्ष पे लाया जा सके। अभी मैं जो देख सकता हूँ, मैं कोई अर्थशास्त्री या खुद को विशेषज्ञ नहीं मानता हूँ, एक सामान्य समझ के साथ जो मेरी समझ है, जो प्रमुख एशियाई देशों में जो एक्सपोर्ट का आकार है, भारत निसंदेह चौथे नंबर पर है। साउथ कोरिया, अब अगर आप चाइना के बाद देखें तो साउथ कोरिया और वियतनाम, और उसके बाद भारत है। निसंदेह भारत के जो ये 76 बिलियन डॉलर्स का जो अमेरिकी जो निर्यात है, वो महंगा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर औसतन किसी एक सामग्री को आप 100 रुपये में तैयार करते हैं, और चूँकि भारतीय जो उत्पादन के क्षेत्र में जो उद्यम है, उनका सस्ते श्रम की वजह से उनकी उत्पादन का लागत कम होगा। निसंदेह चाइना भी भारत जैसी ही स्थिति में है, लेकिन वो 100 रुपये की चीज़ को 156 रुपये में बेचेंगे, आप उसको 126 रुपये में, 127 रुपये में बेचेंगे। तो जो अमेरिकी बाजार में जो 2 प्रमुख निर्यातक राष्ट्र हैं, जो 2 बड़ी आर्थिक महाशक्तियां हैं, उनके बीच जो दरों के कम होने का लाभ भारत को मिल सकता है, वो संभावनाएं भी ढूंढनी चाहिए। और कमोबेश ये उसके लिए आधारभूत ढांचा भी चाहिए। वो मेक इन इंडिया का क्या हुआ, कहाँ हो रहा है मेक इन इंडिया? कोरोना काल में भी था कि भाई चीन का बहिष्कार किया जा रहा है कि भारत में आ जाएंगी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां। कौन आया? 2 कंपनियों के अलावा कोई नहीं आया। सारी कंपनियां वो या तो ताइवान चली गई, या वियतनाम, या इंडोनेशिया, या मेक्सिको, बांग्लादेश भी चली गई। अभी देखिए संदीप जी, एक सवाल से जो आगे के प्रश्न है उन पर आपकी राय अलग होगी, लेकिन हमारा ये मानना है कि वर्तमान जो हमारे निर्यात का आकार है और जो आपके प्रतिस्पर्धी राष्ट्र है, इस रेसिप्रोकल टैक्स के ढांचे का 1968 के बाद ये चूंकि सबसे बड़ा बदलाव है, सबसे बड़ी बेतहाशा वृद्धि है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई है। मैंने तो इस एशिया के जो 8 जो मतलब बड़े मंदी की आहट सुनाई दे रही है ना, तो सरकार क्यों नहीं हमें कुछ सामने आकर बता रही? और इसका सीधा रोजगार पर असर पड़ेगा ना, बिल्कुल सरल। अगर मैं विमर्श पर आऊं, सीधा असर तो रोजगार पर पड़ने वाला है राजीव जी। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर आप इस आपदा में अवसर तलाशते हैं, डॉलर के दरों की गिरावट, जो क्रूड ऑयल के दरों में जो कमी आई है, और आप जो कुछ नीतिगत बदलाव आप ला रहे हैं, जैसे आपने फिस्कल स्पेस देखते हुए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के जरिए एक्सपोर्टर्स के लिए जो कुछ आप ऐलान करने की बात सोच रहे हैं, भारत सोच रहा है, ऐसी सूचनाएं हैं। दूसरी तरफ रेमिशन स्कीम्स जो पुनः कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? ताइवान का भी जिक्र किया सुप्रिया ने, उन्होंने पहले से ही बेल आउट पैकेज दे दिया है। हम क्यों, जी हाँ, हम शतुर्मुर्ग बन रहे हैं क्या? देखिए राजीव जी, देखिए एक बात, देखिए सबसे पहली बात है कि जब आप प्रमुख एशियाई देशों की बात करेंगे, आपका जो डिपेंडेंस है, आपकी जीडीपी का 2% एक्सपोर्ट का है, और वही वियतनाम जैसे देश जो हैं वो 27 से 28% उनकी निर्भरता है उस पर। तो निसंदेह उनके लिए जो तरीके होंगे उससे आपके अलग तरीके होंगे। आप कई प्रश्नों पर आप एक नीतिगत बदलाव का स्वरूप आप तय करेंगे, जो आपकी अभी तक की जो नीतियां हैं उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं राजीव जी, देखिए मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, निर्यात से रोजगार, निर्यात की क्योंकि बड़ी बात हो रही है, तो 2011 में, और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो एग्जिम बैंक है उसकी 2023 की रिपोर्ट है,
2011 में 7,51,00,000 लोग निर्यात से रोजगार प्राप्त करते थे, कि जो माल एक्सपोर्ट कर रहा है उसके उत्पादन में वो लगे हुए थे। 2018 में नोटबंदी के बाद का है ये आंकड़ा घटकर 5,81,00,000 हो गया था। 2.25 लाख करोड़ रोजगार खत्म हो गए थे 7 सालों में, और अब ये कितने और खत्म होंगे? रोजगार तो मिला हुआ है आजकल हिंदू मुसलमान करने का, वही है बस अब रोजगार देश में। देखिए, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये एक गंभीर स्थिति है। अलग अलग देश अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी परिस्थितियां और उनके जो रिश्ते अमेरिका के साथ हैं उसके आधार पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन हम इस प्रतिस्पर्धा में चीन से, ताइवान से, हम मलेशिया से, इंडोनेशिया से, कैसे हम आप वियतनाम से, उनके जो जिन क्षेत्रों में उनका उत्पादन वहां पहुंच रहा है निर्यात के जरिए, और आप उन क्षेत्रों में अगर कंपीट कर रहे हैं, आप तो चुनावी साल में हैं को आप कैसे अनुकूल बना सकें। और आज दूसरी कांग्रेस तरफ के बड़े नेता राहुल गांधी वो कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं ना, पलायन रोको नौकरी दो, वो उसमें शामिल होते हैं। ये नौकरी रोजगार का मुद्दा जी का जंजाल तो नहीं बन जाएगा? 2020 में भी दिक्कत दी थी इसने आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2020 में भी सरकार हमारी ही बनी थी। 2025 में 2010 से बेहतर नतीजे आएंगे। और रोजगार और नौकरियों को लेकर के कांग्रेस के 6 दशकों का जो ये देश है, जो शासन या कुशासन जो भी हम नाम दें, या जो राजद का 15 वर्षों का कार्यकाल है, 12 लाख नौकरियां, 38 लाख रोजगार और 92 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, छोटे छोटे उद्यम स्थापित करने का, ये संख्या जोड़ लीजिए और इन पर निर्भर परिवारों की आप स्थिति का फर्क देखिएगा। बिहार अपने सबसे अच्छे समय से गुजर रहा है। और ऐसे बेरोजगार और पलायन के आंकड़े कांग्रेस के लिए बैकफायर कर रहे हैं, राजद के लिए बैकफायर कर रहे हैं। ये आंकड़ों पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो थोड़ा विषयांतर, 1 मिनट रुकिएगा ना राजीव जी। देखिए, हाँ, मनोज काका, आपके नेता कह रहे हैं भाजपा सरकार ने महंगाई और भ्रष्टाचार ही नहीं, अब तो शेयर मार्केट के महापतन से भी देशवासियों की जेबें खाली कर दी हैं। सरकार चलाती है क्या शेयर बाजार? देखिए, हमारे जो नेता कह रहे हैं कि अब तो शेयर मार्केट, उसमें कहीं कोई सच्चाई छुपी हुई है क्या? आज कौन नहीं जानता कि हमारे शेयर मार्केट में 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की भी जो बजट है वो 8 लाख करोड़ रुपए है। तो जब इतने बड़े अमाउंट क्या सरकार तो रोज का नोशनल मनी होती है, ऐसे थोड़ा कि वो नोट वो चले गए, बाजार रिकवर कर जाएगा, वो वापस आ जाएगा। नहीं, ठीक, बाजार रिकवर नहीं करा तो क्या गारंटी है कि बाजार रिकवर करेगा? ये क्या गारंटी है? अगर बाजार रिकवर नहीं करा तो जिसके 100 रुपए आज 10 रुपए हो गए, वो कहां से आएंगे? 90 रुपया जो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि 4 तारीख के बाद इंडिया के आप सेंसेक्स मार्केट को देखेंगे, संजय पुंगालिया के इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो बूम कर जाएगा, सारे पैरामीटर फाट जाएंगे। वो क्या प्रधानमंत्री ये गारंटी लेंगे कि इस देश का जो 19 लाख करोड़ रुपया जो सामान्य घर के आज नौजवानों का, किसानों का, नौकरी पेशा करने वाले जिन लोगों ने शेयर में, अपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, उनके अगर पैसे वापस नहीं आएंगे, बाजार नहीं चढ़ेगा, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, आपको देश की अर्थव्यवस्था में भरोसा नहीं है, काबिलियत में भरोसा नहीं है, आपदा में अवसर क्यों ना माने? बाकी पड़ोसी मुल्कों पर ज्यादा टैरिफ लगा है, और हमारे लिए आपदा में अवसर क्यों ना हम तलाशें? देखिए, जो लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, जिन लोगों को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं, बाकी मुल्कों में और हमारे में अंतर है। अभी राजीव भाई को मैं सुन रहा था, बड़े विद्वान हैं, हमारे बड़े भाई हैं, क्या बात कर रहे थे? चाइना पर जो टैरिफ लगा है वो 34% का लगा। चाइना का प्रति व्यक्ति आय कितना है? चाइना की प्रति व्यक्ति आय है $13,886 प्रति व्यक्ति। आपकी प्रति व्यक्ति कितना है? $2,940 है प्रति व्यक्ति है। आप चाइना की इकोनॉमी कितना है? $18 ट्रिलियन, 18-19 ट्रिलियन डॉलर। आपकी इकोनॉमी कितना है? एक लेख लिखा है उदित मिश्रा ने, तो
तो आप सोचिए, तो जब आपकी इनकम हमारे और आपके बीच में अगर प्रतिस्पर्धा हो और आपकी इनकम हमसे 5 गुना ज्यादा हो तो आप पर कम प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये लोग क्या बात करते हैं बिना सिर पैर की बात। वो जो बात है ना कि लेखा जोखा था है लड़का बुड़ गए कहां, आप कह रहे थे कि सबसे हमारे जीडीपी के निर्माण में निर्यात का सिर्फ 2% है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आंकड़े हैं कि इस देश के जीडीपी में एक समय में 60% महत्वपूर्ण स्थान था कृषि का। आज कृषि की क्या हालत है? आज देश का किसान 700 किसानों को कुचल दिया। तो जो किसानों को कुचल दिया वो कृषि का क्या प्रोत्साहन करेगी सरकार? सवाल यह है। और हमारे नेता अखिलेश राम भरवाड़ हैं, अहमदाबाद वासी हैं। कार्यकर्ता होने एक के नाते नहीं कह रहा। सेकंड मनोज, वो कह रहे हैं जिस दिन मार्केट गिरा उसी दिन पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ी? और एलपीजी के भी मैं जोड़ देता हूं सवाल। एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी आग लग गई, 50 रुपए वो भी बढ़ा दिया गया। यहां पर आमदनी और रोजगार पर तलवार लटक रही है और दाम बढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ा समय सर दीजिएगा। कितनी अच्छी बात है, हमारे नेता इस देश के सबसे प्रगतिशील और दूरदर्शी सोच के नेता, चूंकि वो आने वाले खतरे और आने वाले चुनौतियों को पहले स्वीकार ले। 2016 में उन्होंने लैपटॉप बंटवा दिया और वही लैपटॉप वर्क फ्रॉम होम में काम किया। जो उनका सवाल है वो सही सवाल है कि आप जब पूरे देश में दुनिया में जब क्रूड ऑयल जो $120 प्रति बैरल था, आज वो $65 प्रति बैरल हो गया। एक क्रूड ऑयल में 160 लीटर डीजल लगभग आते हैं जो कच्चे तेल आते हैं, तो लगभग आज वो पड़ रहा है खरीदी ₹40 प्रति लीटर। और देश के आपके माध्यम से देश जाने कि जो सरकार ₹40 प्रति लीटर तेल खरीद रही है आपको ₹100 दे रही है, यही नरेंद्र मोदी का अच्छा दिन है। इस देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों को मारने की साजिश है। वो अपने वैभव विलास में, अपने राजशाही ठाट बाट में कोई कमी नहीं करना चाह रहे हैं। इस देश में हम लोग ऐसे जनपद से आते हैं, हमारे यहाँ जौनपुर एक ऐसा जनपद है कि 20 नौजवान 2 हफ्ते में आत्महत्या कर ली। पूरे देश में बेरोजगारी का आलम क्या। आप उन देशों से तुलना कर रहे हैं जिन देशों की जीडीपी और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय आपसे 5 गुना ज्यादा है। नहीं, उसमें भी आधी अधूरी तस्वीर है। यूरोपियन यूनियन पर 20% टैक्स लगा है, ब्रिटेन पर, फ्रांस पर, जापान पर 10% टैक्स है, तो वहां बहुत कम टैक्स भी लगा है। मैं सर बस खत्म कर रहा हूं। वो जो बात है ना कि लेखा जोखा था है लड़का डूब गए कहां, तो जब जिस सरकार को सिर्फ अपने वैभव विलास पे, आप जो कह रहे थे हिंदू मुसलमान पे, औरंगजेब पे, यही सब करना है, पूरे देश के लोगों को डुबो देना है, और वो है कि मतलब वो है ना कि बीज तो आप बोते हैं। औरंगजेब का जिक्र अगर अबू आजमी ना करते तो वो राड़ी खड़ी नहीं होती। हम लोगों ने कभी कोई रार और कोई विमर्श नहीं, विमर्श आपका जो चल रहा वही सर्वोत्तम विमर्श है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी हमेशा रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा पर उनका सबसे ज्यादा जोर रहा है। और फिर आपसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीतेगी उत्तर प्रदेश। औरंगजेब के बाद रामजी लाल सुमन आपके राज्यसभा सांसद वो एक और राड़ खड़ी कर देते हैं राणा सांगा का नाम लेकर। तो ये ताली ऐसा तो है नहीं कि एक ही हाथ से बज रही है मनोज काका। देखिए जो हमारे सांसद ने कहा और जो हमारे सांसद के साथ हुआ वो भी आपने देखा होगा। हमारे एक सांसद के साथ उन्होंने एक इतिहास का प्रसंग सुनाया, उन्होंने कोई गैर वाजिब बात नहीं करी। राजनीति करिए ना, इतिहास जब राजनेता इतिहास समझाने लगे तभी तो ये दिक्कतें पैदा होती हैं। और दोनों तरफ से, सिर्फ आपकी नहीं, दोनों तरफ से यहाँ पर ये व्हाट्सएप के इतने प्रोफेसर्स और लेक्चरर और वीसी बन गए हैं और तभी ये हिंदू मुसलमान थमने का नाम नहीं ले रहा है।